दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में होंगे। मैं हूं आपका दोस्त पुनीत। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स रेडियो उड़ान पर। रात के बज चुके हैं 9 और रेडियो उड़ान पर हर शुक्रवार डिसेबिलिटी न्यूज़ और बहुत से सेगमेंट से भरा आप अपडेटेड प्रोग्राम सुनते हैं कम्युनिटी कलर्स, जिसे आप बहुत पसंद करते हैं। इनफैक्ट रेडियो उड़ान को भी आप बहुत प्यार देते हैं, बहुत सम्मान देते हैं, पसंद करते हैं। हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। और बहुत बार हमसे प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में बहुत सारी गलतियाँ भी हो जाती हैं, जिसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। और हम आपको साथ ही साथ ये भरोसा भी दिलाना चाहते हैं कि भविष्य में ऐसी गलतियां ना हो, हम ऐसी कोशिशें लगातार करते रहेंगे। बहरहाल रेडियो उड़ान ऐप हमारे प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर अवेलेबल है और इसके साथ ही हमारी वेबसाइट www.radioudan.com पर भी डायरेक्ट प्ले बटन प्रेस करके आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। यहां से ही हमारी पीसी के लिए प्लेलिस्ट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसे आप VLC मीडिया प्लेयर या विनैम्प जैसे मीडिया प्लेयर्स पर प्ले करके रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। बहुत सारी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स और एप्स जैसे गूगल मिनी, एलेक्सा, ट्यूनिंग जैसी एप्स पर भी रेडियो उड़ान अवेलेबल है। इसके साथ ही बहुत सारे दूसरे ऑनलाइन रेडियो स्टेशंस प्रोवाइड करवाने वाली बहुत सारी एप्लीकेशंस के जरिए आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। बहरहाल हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिए www.facebook.com/रेडियो उड़ान। इसके साथ ही हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि रेडियो उड़ान के प्रोग्राम्स की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो बिना वक्त गवाए आइए सुने सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दृष्टिबाधित व्यक्तियों की पहुंच के लिए डिजिटल बैंकिंग सेवाओं के संबंध में केंद्र को किया नोटिस जारी। अलग अलग परीक्षणों में मिले विकलांगता के विभिन्न प्रतिशत। हाईकोर्ट ने श्रवण बाधित छात्र को राहत देने से किया इनकार। विकलांगों के अनुकूल नहीं है चेन्नई के बस स्टॉप। दिमपुर में निःशक्त जन अधिकार अधिनियम 2016 पर जागरूकता अभियान का आयोजन। भुवनेश्वर में दिव्यांगों के लिए अलग राज्य आयुक्त के रूप में एक दिव्यांग की नियुक्ति की मांग जोरों पर। विकलांगों के लिए सुविधाओं पर हाईकोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मांगा है जवाब। क्या विकलांग छात्र चिकित्सा विषयों का अनुसरण कर सकते हैं? दिल्ली हाईकोर्ट ने दिए हैं केंद्र को इस पर परीक्षण करने के आदेश। रेडियो उड़ान के चौथे समावेशी विवाह सम्मेलन की घोषणा। रेडियो उड़ान की ओर से निःशुल्क ऑनलाइन प्रशिक्षण, स्क्रीन रीडर्स के साथ वेब अभिगम्यता परीक्षण। तो न्यूज हेडलाइंस के बाद वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आऊंगा डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के साथ। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। अब विंडोज पर भी पुस्तकें पढ़ना हुआ आसान, क्योंकि सक्षम ने लॉन्च किया है डॉल्फिन इजी रीडर फॉर विंडोज, a fully accessible reading app for people with dyslexia, low vision और blindness। ये ऐप sectec.in पर अवेलेबल है। इस ऐप का लाइसेंस पाने के लिए आज ही लॉगिन करें www.sectec.in और 2 दिन के अंदर पाएं इस ऐप का लाइसेंस। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9266626368। हैप्पी रीडिंग। मम्मा आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। वेलकम बैक टू योर ओन फेवरेट शो कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। मैं हाजिर हो चुका हूं आपका दोस्त पुनीत। ब्रेक के बाद और न्यूज हेडलाइंस हो चुकी हैं और अब आइए चलते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के साथ गौरी की ओर। विकलांगों के लिए सुविधाओं पर हाईकोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मांगा है जवाब।
दोस्तों, दिल्ली उच्च न्यायालय ने विकलांग छात्रों के लिए बेहतर सुविधाओं की मांग करने वाले एक कानून के छात्र की याचिका पर दिल्ली सरकार और दिल्ली विश्वविद्यालय से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने हाल ही में डीयू को जयंत सिंह राघव की एक याचिका पर अपना पक्ष रखने के लिए 2 हफ्तों का समय दिया, जिसमें कहा गया था कि कैंपस लॉ सेंटर, फैकल्टी ऑफ लॉ ऐसे छात्रों को परीक्षा में बैठने के लिए उनकी विकलांगता के अनुसार सहायक उपकरण प्रदान करे। डीयू ने तर्क दिया है कि राहत पर और विचार विमर्श की आवश्यकता होगी, क्योंकि इसमें भारी खर्चा शामिल था। याचिका में विकलांग लोगों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में स्वतंत्र रूप से आने जाने की अनुचित पहुंच पर प्रकाश डाला गया। इसमें अदालत से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अन्य प्रतिवादियों को सभी शैक्षणिक संस्थानों द्वारा पिछले आदेशों को लागू करने का निर्देश देने का आग्रह किया है। दोस्तों, इस मामले में एक न्याय मित्र भी नियुक्त किया गया है। भुवनेश्वर में दिव्यांगों के लिए अलग राज्य आयुक्त के रूप में एक दिव्यांग की नियुक्ति की मांग जोरों पर। दोस्तों, हाल ही में भुवनेश्वर नगर निगम की मेयर चुनी गई सुलोचना दास के इस्तीफे के बाद से विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्त का पद खाली पड़ा है। इस तरह के प्रस्ताव का समर्थन करने वाली कई हस्तियों के साथ एक कुशल विकलांग व्यक्ति को विकलांग व्यक्तियों के लिए अगला राज्य आयुक्त माने कि स्टेट कमिश्नर बनाने की मांग धीरे धीरे बढ़ रही है। ओडिशा में एससीपीडी की नियुक्ति के लिए यूनाइटेड वॉइस ने हाल ही में भुवनेश्वर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें कई गैर सरकारी संगठनों के सदस्यों ने ये मांग की है कि एक विकलांग व्यक्ति को विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयोग का प्रमुख बनाया जाए। हाल ही में भुवनेश्वर नगर निगम की मेयर चुनी गई सुलोचना दास के इस्तीफे के बाद से विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्त का पद खाली पड़ा है। इस समय पर कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि यदि एक महिला को ओडिशा राज्य महिला आयोग की प्रमुख के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, साथ ही अगर अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग आयोग की अध्यक्षता एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति कर सकता है, तो एक दिव्यांग व्यक्ति पीडब्ल्यूडी आयोग का प्रमुख क्यों नहीं हो सकता। इस बीच प्रस्ताव के संबंध में शुरुआती कदम ने अब एक आंदोलन का रूप ले लिया है, जिसमें कई हस्तियां इस मांग के समर्थन में सामने आ रही है। इन्हीं में से एक है राष्ट्रीय स्तर के जाने माने पत्रकार राजदीप सरदेसाई, जिन्होंने ट्वीट करके मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का ध्यान इस ओर खींचा है। ओडिशा डिसेबल्ड पीपल्स नेटवर्क के राज्य समन्वयक के आनंद राव ने कहा, हमें अभी तक केंद्र सरकार के निर्देशों की धज्जियां उड़ाकर एक गैर पीडब्ल्यूडी व्यक्ति को राज्य विकलांग व्यक्तियों के आयोग का प्रमुख बनाने के रूप में नियुक्त करने के कारण को समझना बाकी है। दोस्तों, विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयोग 2010 में बनाया गया है। अब तक 4 व्यक्तियों को इस आयोग का प्रमुख बनाया गया है, लेकिन उनमें से कोई भी पीडब्ल्यूडी नहीं रहा है। चूँकि राजनीतिक संबंधों वाले व्यक्तियों को आयोग के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, ये आरोप लगाया गया है कि राज्य में पीडब्ल्यूडी को जानबूझकर उपेक्षित किया जा रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता श्रुति महापात्रा ने इस बारे में कहा है कि अगर हम आयोग के प्रमुख के रूप में किसी विकलांग व्यक्ति को चुनते हैं तो उसके पास पद के लिए क्षमता, अनुभव और सम्मान होना चाहिए। यदि एक दिव्यांग व्यक्ति को आयोग का अध्यक्ष बनाया जाता है तो वो बेहतर तरीके से पीडब्ल्यूडी की समस्याओं से संबंधित हो सकता है। इस तरह श्रुति के अवलोकन का प्रतिनिधित्व करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता जितेंद्र बिस्वाल ने कहा है, एक दिव्यांग के अलावा और कोई नहीं बल्कि एक दिव्यांग ही विकलांगों की समस्याओं को समझ सकता है। विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयोग के आयुक्त के रूप में पीडब्ल्यूडी की नियुक्ति लंबे समय से मांग की जा रही है। क्या विकलांग छात्र चिकित्सा विषयों का अनुसरण कर सकते हैं? दिल्ली हाईकोर्ट ने दिए हैं केंद्र को इस पर परीक्षण करने के आदेश। दोस्तों, दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि अधिकारियों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रगति देखते हुए विकलांग उम्मीदवारों को चिकित्सा शिक्षा के कुछ विषयों को आगे बढ़ाने की अनुमति दी जानी चाहिए।
ये देखते हुए कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि मेधावी छात्रों को छोड़ दिया जा रहा है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्र सरकार के राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को 6 महीने के भीतर शारीरिक विकलांग छात्रों को चिकित्सा शिक्षा देने की संभावना तलाशने का निर्देश दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति नवीन चावला की एक पीठ एक MBBS उम्मीदवार द्वारा लोकोमोटर डिसेबिलिटी के कारण दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस केस में अदालत ने याचिकाकर्ता जो अंगूठे, तर्जनी और दाहिने हाथ की मध्यमा के हिस्से के विच्छेदन से पीड़ित थी, एक विशेषज्ञ निकाय की रिपोर्ट देखते हुए किसी भी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया। कहा गया कि याचिकाकर्ता फिट नहीं थी, लेकिन पीठ ने अपना निर्णय रेखांकित करते हुए कहा कि अधिकारियों को ऐसे उम्मीदवारों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रगति को देखते हुए चिकित्सा शिक्षा के कुछ एक विषयों को आगे बढ़ाने की अनुमति देने की संभावना तलाशनी चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए और इस संभावना को बढ़ाना चाहिए। याचिकाकर्ता के बारे में अदालत ने कहा कि समिति की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए हम याचिकाकर्ता को कोई राहत देने में खुद को समर्थ नहीं पाते हैं। इसका कारण ये है कि याचिकाकर्ता के MBBS पाठ्यक्रम और एक डॉक्टर के रूप में सेवा करने की क्षमता के संबंध में मूल्यांकन एम्स के विशेषज्ञों पर छोड़ दिया गया था, जिनकी रिपोर्ट के मुताबिक याचिकाकर्ता इस सीट के लिए फिट नहीं है। अदालत ने ये भी कहा कि वो विशेषज्ञों की राय के खिलाफ अपील पर अनुमति नहीं दे सकते और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि याचिकाकर्ता, जो एक मेधावी छात्रा प्रतीत होती है, अपनी शारीरिक बाधा के कारण अपने इच्छित पाठ्यक्रम को पूरा नहीं कर सकती। लेकिन इसके बाद अदालत ने अधिकारियों से चिकित्सा शिक्षा के कुछ विषयों का उपक्रम करने वाले विकलांग याचिकाकर्ताओं की संख्या, उनकी विकलांगता का स्वरूप और प्रमाण आदि पहलुओं पर गौर करने के लिए कहा। साथ ही ये आदेश भी दिया है कि अगले 6 महीनों के भीतर केंद्र के परामर्श से प्रतिवादी संख्या राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा पहलू पर विचार किया जाएगा। वर्तमान मामले में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के विशेषज्ञों के मेडिकल बोर्ड ने निष्कर्ष लगाया था कि याचिकाकर्ता चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए पात्र नहीं थी और उसकी गतिहीनता की सीमा लगभग 50% आंकी गई थी। अदालत ने बाद में याचिकाकर्ता को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के विशेषज्ञों द्वारा एक और चिकित्सा परीक्षण के अधीन किया। रेडियो उड़ान के चौथे समावेशी विवाह सम्मेलन की घोषणा। दोस्तों, रेडियो उड़ान पूरे हर्ष और उल्लास के साथ प्रस्तुत कर रहा है अपना चौथा समावेशी विवाह सम्मेलन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रेडियो उड़ान एक लंबे समय से दृष्टिबाधित तथा दृष्टिवान साथियों के लिए परस्पर संपर्क तथा विवाह के क्षेत्र में कार्य करता आ रहा है। पिछले कार्यक्रमों की अपार सफलता के पश्चात रेडियो उड़ान इस बार के विवाह सम्मेलन को और भी अधिक बेहतर बनाने का प्रयास करेगा। दिल्ली तथा बेंगलोर में सफल कार्यक्रमों के पश्चात तीसरा विवाह सम्मेलन कोविड-19 के कारण ऑनलाइन आयोजित किया गया था। वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस बार का विवाह सम्मेलन का आयोजन 11 जून 2022 को दिल्ली में होने जा रहा है। प्रतिभागी केवल 500 रुपए का शुल्क अदा करके इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं और यदि वे अपने साथ कोई एस्कॉर्ट लाना चाहते हैं तो उसका 500 रुपए का शुल्क उन्हें अलग से देना होगा। कार्यक्रम में जलपान तथा दोपहर के भोजन की व्यवस्था की गई है। प्रतिभागियों को अपने रहने तथा आने जाने का प्रबंध स्वयं करना होगा। दोस्तों, विवाह सम्मेलन में पंजीकरण की अंतिम तिथि है 15 मई 2022। विवाह सम्मेलन में पंजीकरण के लिए प्रतिभागी निर्धारित शुल्क गूगल पे तथा फोन पे के माध्यम से इस नंबर पर भेज सकते हैं। नंबर है 8886523455 8886523455। रजिस्ट्रेशन के लिए रेडियो उड़ान की वेबसाइट पर फॉर्म के लिए क्लिक करें www.radioudan.com/matrimonial-form। दोस्तों, आज ही रजिस्ट्रेशन के लिए रेडियो उड़ान की वेबसाइट पर फॉर्म के लिए क्लिक करें www.radioudan.com/matrimonial-form पर।
रेडियो उड़ान परिवार के सभी लिसनर्स के लिए एक खुश खबर। दोस्तों, हम लेकर आ रहे हैं एक नया शो जिसमें आप सुन सकेंगे RPWD एक्ट 2016 का चैप्टर बाय चैप्टर विश्लेषण। तो हर गुरुवार शाम 8 बजे रहे तैयार और जुड़िए हमारे एक्सपर्ट्स के साथ जो आपको डिटेल में जानकारी देंगे RPWD अधिनियम 2016 के बारे में। दोस्तों, ये शो आप सुन सकेंगे एक बहुत ही आसान भाषा में, जिसमें क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट माने कि सवाल जवाबों के माध्यम से आप पूरी जानकारी जुटा पाएंगे। दोस्तों, इस शो का सीधा उद्देश्य सभी डिसेबल्ड भाई बहनों को अपने अधिकारों के बारे में सही और पूरी जानकारी देना है। तो दोस्तों, हर थर्सडे को शाम 8 बजे इस कार्यक्रम के माध्यम से मिलने वाली जानकारी का लाभ उठाएं। सभी लिसनर्स की सुविधा के लिए इस कार्यक्रम को रेडियो उड़ान के YouTube चैनल पर भी समय समय पर अपलोड किया जाएगा। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन अभी जारी है, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और लौट कर आऊंगा। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन कंटिन्यू रहेगा, तो सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स सिर्फ रेडियो उड़ान पर। यार सुमित, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुम्हारे सारे फ्रेंड्स स्टिक यूज करते हैं, पर तुम क्यों नहीं करते? यार मुझे स्टिक के साथ चलना बहुत अटपटा लगता है और लुक भी तो बिगड़ जाती है ना अपनी। अच्छा, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। तुम 1 मिनट यहीं रुको, मैं जरा अपनी इंस्टॉलमेंट पे करके आती हूँ और कहीं जाना मत यहाँ से। ठीक है। हेलो श्रेया। हाँ सुमित। यार कितना समय हो गया, कहाँ हो तुम? माय गॉड, आई एम सो सॉरी सुमित। मुझे मेरी एक फ्रेंड मिलते हैं, मैं उसके साथ निकल गई। मैं भूल ही गई थी कि तुम मेरे साथ थे। काश कि आपने सही समय पर केन का इस्तेमाल सीख लिया होता, तो आज हालात ऐसे न होते। इसीलिए दोस्तों, कीजिए केन से दोस्ती, क्योंकि नो केन नो गेन। प्रोग्राम में फिर से स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है, सुनते रहिए कम्युनिटी कलर्स प्रोग्राम। आगे बहुत कुछ है, लेकिन पहले सुन लेते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन का बाकी हिस्सा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दृष्टिबाधित व्यक्तियों की पहुंच के लिए डिजिटल बैंकिंग सेवाओं के संबंध में केंद्र को किया नोटिस जारी। फ्रेंड्स, दिल्ली उच्च न्यायालय ने दृष्टिबाधित व्यक्तियों की पहुंच के लिए डिजिटल बैंकिंग सेवाओं के संबंध में एक समिति बनाने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सोमवार को केंद्र और अन्य को नोटिस जारी किया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति नवीन चावला की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली सहित प्रतिवादियों के रुख की मांग करते हुए मामले की तारीख 26 मई तय की है। पीठ ने प्रतिवादियों को उन व्यक्तियों के नाम सुझाने का भी निर्देश दिया जो ऐसी समिति का नेतृत्व कर सकते हैं। याचिकाकर्ता जॉर्ज इब्राहिम के अनुसार, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता होने का दावा करते हैं, ये कहा गया है कि जनता द्वारा उपयोग की जाने वाली कुछ वित्तीय सेवाएं जैसे कि डिजिटल भुगतान वॉलेट या विक्रेता कार्ड भुगतान मशीन दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए कोई पहुंच प्रदान नहीं करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि सामाजिक न्याय विभाग के सदस्यों, सॉफ्टवेयर डिजाइन में विशेषज्ञता वाले IIT के प्रोफेसर्स और दृष्टिबाधित लोगों के साथ एक समिति न्यायालय का मार्गदर्शन कर सकती है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि इस तरह का दृष्टिकोण विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के तहत और संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 और धारा 3, 13 और 42 के तहत भारत में 1.2 करोड़ नेत्रहीनों और 5 करोड़ दृष्टिबाधित व्यक्तियों की गारंटी देगा।
दोस्तों, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय को निर्देश दिया है कि वो डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में 2020-2021 में विज्ञापित लगभग 107 शिक्षण पदों के संबंध में विकलांग व्यक्तियों को कोटा प्रदान करने के बारे में अपनी कार्यकारी परिषद के निर्णय को 22 अप्रैल को उनके समक्ष पेश करे। जस्टिस D.K. उपाध्याय और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की बेंच ने ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड दिल्ली द्वारा अपने सचिव गौरी सेन और नेशनल एसोसिएशन ऑफ द विजुअली हैंडीकैप्ड के माध्यम से एक जनहित याचिका पर आदेश पारित किया। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि विश्वविद्यालय ने 2020-21 में 107 रिक्त पदों पर नियुक्ति के विज्ञापन जारी किए, लेकिन ये बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के लिए 4% रिक्तियों को आरक्षित करने में विफल रहा है, जिनमें से 1% रिक्तियां नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए भी आरक्षित थी। विश्वविद्यालय के वकील सुदीप सेठ ने पीठ को बताया कि विश्वविद्यालय के चुनाव आयोग की 19 अप्रैल को बैठक होनी है और 30 जुलाई 2021 को जारी अपने आदेश से राज्य सरकार द्वारा किए गए पदों की पहचान के लिए शुद्धि पत्र जारी करने के लिए बैठक में निर्णय लिए जाने की संभावना है। अलग अलग परीक्षणों में मिले विकलांगता के विभिन्न प्रतिशत, हाईकोर्ट ने श्रवण बाधित छात्र को राहत देने से किया इनकार। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, 40 और 80% के बीच के बेंचमार्क वाले विकलांगता उम्मीदवारों को विकलांग व्यक्तियों के लिए 3% आरक्षण के लाभ का पात्र माना जाता है। लेकिन मुंबई उच्च न्यायालय ने मंगलवार को एक श्रवण बाधित चिकित्सा आकांक्षी को राहत देने से इनकार कर दिया है। उसे इस आधार पर अपात्र घोषित कर दिया गया था कि उसके द्वारा प्रस्तुत विकलांगता प्रमाण पत्र विश्वसनीय नहीं था। ठाणे निवासी फरहान रफीकुल्ला मलिक ने सक्षम प्राधिकारी के 16 फरवरी के आदेश पर सवाल उठाते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया, जिसमें उन्हें बैचलर ऑफ द डेंटल सर्जरी यानी कि BDS पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आम प्रवेश प्रक्रिया के पहले चरण के लिए अपात्र घोषित कर दिया गया था। न्यायमूर्ति सुनील शुक्रे और न्यायमूर्ति JN सनब की खंडपीठ ने याचिका को मुख्य रूप से इस आधार पर खारिज कर दिया कि मलिक द्वारा प्रस्तुत 3 अलग अलग प्रमाण पत्रों में उनकी विकलांगता के बहुत ही अलग अलग प्रतिशत दिखाई दिए गए। 24 अप्रैल 2019 को चिकित्सा उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किए गए 2 प्रमाण पत्रों में उनकी विकलांगता के विभिन्न प्रतिशत दिखाई दिए गए। जहां के एक निजी चिकित्सक से उन्हें मिले प्रमाण पत्र में उनकी विकलांगता प्रतिशत 35% थी, वहीं सरकारी अस्पताल से प्राप्त अन्य प्रमाण पत्र में उनकी विकलांगता 65% दिखाई गई थी। इसके बाद पीठ ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा जमा किए गए सभी प्रमाण पत्रों के अवलोकन से केवल एक ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उनके द्वारा पीड़ित श्रवण अक्षमता के प्रतिशत के बारे में पूरी तरह से संदेह है और इन परिस्थितियों में हमें नहीं लगता है कि 16 फरवरी 2022 के आदेश को गलत कहा जा सकता है। लेकिन अदालत ने उनकी इस दलील को भी खारिज कर दिया क्योंकि तीसरा प्रमाण पत्र एक नामित केंद्र द्वारा जारी किया गया था। मुंबई में अली यावर जंग संस्थान ने उनकी श्रवण अक्षमता को स्थायी घोषित कर दिया और इसकी सीमा 60% तक तय की। शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के तहत वो पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए विचार किए जाने के हकदार थे। इस संबंध में अदालत ने कहा है कि तीसरा प्रमाण पत्र 8 मार्च को जारी किया गया था। CAP दौर 1 8 फरवरी के लिए विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने की कट ऑफ तिथि के लगभग 1 महीने के बाद। अदालत ने कहा बेशक ये आदेश 16 फरवरी 2022 का है, लेकिन याचिकाकर्ता को BDS पाठ्यक्रम में प्रवेश करने के लिए पात्र घोषित नहीं किया जा सकता क्योंकि अली यावर जंग संस्थान द्वारा विकलांगता प्रमाण पत्र जारी किए जाने से बहुत पहले ही पारित किया गया है। दोस्तों, 40 से 80% के बीच बेंचमार्क विकलांग उम्मीदवारों को विकलांग व्यक्तियों के लिए 3% आरक्षण के लाभ के लिए पात्र माना जा सकता है। विकलांगों के अनुकूल नहीं है चेन्नई के बस स्टॉप।
फ्रेंड्स, ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन के नए बैरियर फ्री बस स्टॉप ने विकलांगता अधिकार कार्यकर्ताओं से आलोचना प्राप्त की है, जिन्होंने सिस्टम में पहुंच के मुद्दों को उठाया है। मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (MTC) के पास विकलांग यात्रियों को चढ़ने और वाहन से उतरने में मदद करने के लिए फोल्डेबल रैंप वाली एक बस है। ये तिरुवनमयूर थिरुवोट्टियूर मार्ग के साथ संचालित होता है। नागरिक निकाय ने हाल ही में इस मार्ग के साथ मैलापुर, राजा अन्नमलाईपुरम और राजाजी सलाई में 3 बस स्टॉप्स को विकलांगों के अनुकूल बनाने के लिए संशोधित किया है। इसमें रैंप, हैंड ड्रिल और कुछ संरचनात्मक परिवर्तन किए गए थे, लेकिन कार्यकर्ताओं ने कहा कि उनमें से कोई भी विकलांग व्यक्तियों के अधिकार RPWD अधिनियम 2016 और नियमों के अनुसार सुसंगत दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहा था। केंद्रीय शहरी मामलों के मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार सभी बस स्टॉप 400 मिलीमीटर से ऊंचे होने चाहिए, ताकि लो फ्लोर बसेस में लेवल बोर्डिंग संभव हो सके, जिनकी फर्श की ऊंचाई 650 मिलीमीटर होती है। रैंप को फुटपाथ का हिस्सा होना चाहिए, ताकि धीरे धीरे उसे एक तरफ 400 मिलीमीटर तक किया जा सके। डिसेबिलिटी राइट्स अलायंस DRA की वैष्णवी जयकुमार ने कहा कि चेन्नई में 3 बस स्टॉप्स पर फुटपाथ दुर्गम है, क्योंकि रैंप केवल एक छोर पर प्रदान किए जाते हैं और इसे अचानक काट दिया जाता है। व्हीलचेयर उपयोगकर्ता इस डिजाइन दोष से बहुत प्रभावित होते हैं। उन्होंने आगे कहा कि इसके अलावा हैंड्रिल हार्मोनाइज दिशा निर्देशों के अनुसार रैंप से आगे नहीं बढ़ते हैं। बाहरी रैंप के हैंड्रिल बहुत गर्म ना हो, इसके लिए कॉन्ट्रास्ट कलर कोटिंग तो गायब ही है। जवाब में GCC के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि उन्होंने शहर में अन्य बस स्टॉप तक इसे विस्तारित करने की संभावना का अध्ययन करने के लिए ये बदलाव किए हैं और कार्यकर्ताओं, परिवहन और विकलांग व्यक्तियों के कल्याण विभागों सहित सभी हितधारकों द्वारा उठाए गए चिंताओं के लिए खुले हैं। अधिकारी ने कहा, बस स्टॉप की ऊंचाई बढ़ाने से इलाके के निवासियों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को मुश्किल हो रही थी। हम इन मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार हैं। दिमपुर में निःशक्त जन अधिकार अधिनियम 2016 पर जागरूकता अभियान का आयोजन। दोस्तों, नागालैंड सरकार के सचिव के लिबनथुंग लोथा और टीम लीडर मिशन मोड टीम एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन AIC ने 18 अप्रैल को नोट किया कि नागालैंड में कई प्रमुख इमारतों में विकलांग व्यक्तियों के लिए अनुकूल संरचना की कमी है। उन्होंने अपनी राय देते हुए कहा कि ये बहुत ही निराशाजनक है। उन्होंने DC सम्मेलन हॉल में आयोजित विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 पर एक दिवसीय संवेदीकरण और जागरूकता अभियान कार्यक्रम में राज्य में प्रमुख भवन के AIC टीम के निरीक्षण की टिप्पणियों को भी साझा किया। PWDs के अधिकारों के बारे में जागरूकता की कमी के उदाहरणों का हवाला देते हुए टीम लीडर ने बताया कि कुछ इमारतों में जहां पर रैंप को संरचना में शामिल किया गया था, कर्मचारियों को उनके उद्देश्यों के बारे में पता नहीं था। इस बात पर जोर देते हुए कि जागरूकता पैदा करना ही समाधान है, श्री लिबनथुंग ने प्रतिभागियों को इस अनुभव से सीखने और दूसरों के साथ साझा करने का आह्वान किया। इससे पहले इस विषय पर अपने परिचय में उन्होंने बताया था कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के एक हस्ताक्षरकर्ता के रूप में भारत को इस कार्रवाई में तेजी लाने की आवश्यकता है। तदनुसार भारत सरकार ने कार्य की निगरानी के लिए मिशन मोड टीम का गठन किया है। इस कार्यक्रम में सिविल सोसाइटी संगठनों के सदस्य और जिला सरकार के शीर्ष अधिकारी समेत अन्य लोग भी शामिल हुए। इस बीच गुवाहाटी उच्च न्यायालय कोहिमा पीठ की अधिवक्ता अपीला संगतम ने न्यायालय के निर्देशों और PWD अधिनियम के गैर अनुपालन के कानूनी निहितार्थों पर रिपोर्ट साझा किया और सभी से एक समावेशी समाज के निर्माण के लिए अधिनियम को महत्व देने की अपील की। विकलांगों के लिए नागालैंड के राज्य आयुक्त डायथोनो नखरो ने RPWD 2016 अधिनियम के कार्यान्वयन और इसके आगे की राह पर बातचीत की। उन्होंने आगे कहा कि विकलांगों को समान अवसर देने के लिए सरकारी नौकरियों में 4% आरक्षण की आवश्यकता है।
उन्होंने कहा कि इसका मतलब केवल हर समय आरक्षण नहीं है, बल्कि दूसरों के समान विकसित करने में मदद करना है। नखरों ने मतदान में सुगम्यता, न्याय का अधिकार, घर और परिवार के अधिकार आदि के महत्व पर भी अपना मत साझा किया। उन्होंने कहा कि अगर किसी को इन अधिकारों से इनकार किया जाता है तो वो शिकायत दर्ज कर सकता है। इसके बाद आयुक्त ने समावेशी शिक्षा पर जोर दिया और सभा को एक साथ आने और विकलांग बच्चों के लिए कोई योजना बनाने का आग्रह किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त किफिर टी वटी एयर ने प्रतिभागियों से प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए दिव्यांग जनों के बीच जागरूकता पैदा करने का आग्रह किया, ताकि वे उनके लिए उपलब्ध विभिन्न अवसरों का लाभ उठा सके। उन्होंने जिला मुख्य चिकित्सा कार्यालय को पत्र लिखकर निःशक्तता बोर्ड की स्थिति की जानकारी लेने का आश्वासन भी दिया है। रेडियो उड़ान की ओर से निःशुल्क ऑनलाइन प्रशिक्षण, स्क्रीन रीडर्स के साथ वेब अभिगम्यता परीक्षण। फ्रेंड्स, रेडियो उड़ान 2014 में अपनी स्थापना के बाद से विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए काम कर रहा है। हम पहले ही लगभग 30,000 विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बना चुके हैं और अब दोस्तों हम स्क्रीन रीडर्स के साथ वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग के लिए एक गहन प्रशिक्षण लेकर आ रहे हैं, जो एक्सेसिबिलिटी और उसमें करियर बनाने की संभावना की स्पष्ट तस्वीर आपको देगा। ये प्रशिक्षण एक 3 महीने का पाठ्यक्रम है जिसमें 12 सेशंस लिए जाएंगे। ये सेशंस एक प्रमाणित स्क्रम मास्टर द्वारा संचालित किया जा रहा है तथा अमेरिका के होमलैंड सुरक्षा विभाग से प्रमाणित विश्वसनीय परीक्षक इसमें शामिल है। ये कार्यशाला विशेष रूप से उन शुरुआती लोगों के लिए डिजाइन की गई है जिनके पास बहुत कम या कोई मैनुअल परीक्षण अनुभव नहीं है। ये ट्रस्टेड टेस्टर ट्रेनिंग ट्रैक विंडोज प्लेटफॉर्म पर वेब के लिए ट्रस्टेड टेस्टर सर्टिफिकेशन अर्जित करने का एक मार्ग प्रदान करता है। दोस्तों, इस कार्यक्रम के दौरान छात्र सीख सकेंगे वेब पर लागू धारा 508 के मानक माने कि सेक्शन 508 स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल टू द वेब, हाउ टू इंस्टॉल एंड यूज वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्ट टूल्स, यानी कि वेब सुगम्यता परीक्षण उपकरण कैसे प्रस्थापित करें और उनका उपयोग कैसे करें। साथ ही छात्र सीख सकेंगे हाउ टू अप्लाई द ट्रस्टेड टेस्टर प्रोसेस फॉर टेस्टिंग वेबसाइट्स एंड वेब एप्लीकेशंस for conformance to the revised section 508 standards released in January 2017, यानी कि जनवरी 2017 में जारी संशोधित धारा 508 मानकों के अनुरूप वेबसाइट्स और वेब एप्लीकेशंस के परीक्षण के लिए विश्वसनीय परीक्षक प्रक्रिया को कैसे लागू करें। दोस्तों, ट्रस्टेड टेस्टर ट्रैक के पूरा होने पर छात्र वेब के लिए धारा 508 मानकों की पहचान करने में सक्षम होंगे। संशोधित धारा 508 के मानकों के अनुरूप वेबसाइट्स और वेब एप्लीकेशंस का मूल्यांकन करने के लिए उपकरणों और परीक्षण प्रक्रिया का उपयोग कर सकेंगे। विश्वसनीय परीक्षक प्रमाणन परीक्षा में 90 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र वेब के लिए अपना विश्वसनीय परीक्षक प्रमाणन प्राप्त करेंगे। फ्रेंड्स, ये ट्रेनिंग पूरी तरह से फ्री है। इसके लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि है 30 अप्रैल 2022। पंजीकरण के लिए अपना विवरण आप भेज सकते हैं danish.mahajan88@gmail.com पर danish.mahajan88@gmail.com पर। और अब दोस्तों आइए जान लेते हैं कि ट्रेनिंग के लिए लागू कुछ नियम और शर्तें क्या हैं। 1. छात्र किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट होना चाहिए। दूसरा, अंग्रेजी और एनवीडीए का बुनियादी ज्ञान उसे होना चाहिए। तीसरा, अंतिम चयन साक्षात्कार माने कि इंटरव्यू बेसिस पर होगा। चौथा, छात्रों या बेरोजगार उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी। पांचवा, इस बैच के लिए केवल 5 उम्मीदवारों को लिया जाएगा। दोस्तों, हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं दानिश महाजन जी से 0946-366-8196 पर, या आप हमें radioudan@gmail.com या danish.mahajan88@gmail.com पर मेल भेज सकते हैं।
तो डिटेल न्यूज़ बुलेटिन में आपने अब तक की जो इस वीक की खास खबरें सुनी और उम्मीद करते हैं कि आपको नई नई अपडेट ज़रूर मिली होंगी। और हम हमेशा कहते हैं कि आप भी अगर कोई अपडेट हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो mail@radioudan.com या radioudan@gmail.com पर भी आप हमें न्यूज़ भेज सकते हैं और हमारी कोशिश होगी कि उस न्यूज़ को वेरीफाई करके इस प्रोग्राम में हम शामिल करें। तो बहरहाल डिटेल न्यूज़ बुलेटिन के बाद वक्त एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हाय, मैं हूं गुड्डू धनोआ और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हाय दोस्तों, मैं हूं गुड्डू धनोआ और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हाय दोस्तों, मैं हूं गुड्डू धनोआ और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। Previously used OCR apps didn't get proper formatting? Were tables or math content not correctly recognized? Want transcripts for videos or text with videos in an accessible format? Are you looking to learn and grow? iSTEM's new mobile app is here. Quickly extract text from images without worrying too much about layout or formatting. Get all content within an accessible document or image along with formatting, including multi-column documents, math content, tables, images, lists, links, headings, etc. Get transcript of any videos or visual in an audio-video accessible format. Learn and grow using set of resources right from basic assistive technology to advanced topics. Many more features coming. To download the iSTEM app from Play Store, just type in the search box i-STEM. And to download it from web portal, search on any browser www.portal.istemai.com, www.portal.istemai.com। तो डिटेल्ड न्यूज़ बुलेटिन के बाद अब वक्त लाइफ विदाउट साइट सेगमेंट का। दोस्तों, इस सेगमेंट के अंतर्गत प्रोवाइड करवाई जा रही ऑडियोज हमें लाइफ विदाउट साइट की ओर से प्रदान की गई हैं। अगर इन ऑडियोज में किसी भी तरह की कोई गलत या अपवादपूर्ण जानकारी दी जाती है तो रेडियो उड़ान इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा। लाइफ बियॉन्ड साइट, दृष्टि नहीं पर जीवन सही। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि विजुअली इम्पेयर्ड अपना मनोरंजन कैसे करते हैं और खेल कूद की दुनिया में क्या विजुअली इम्पेयर्ड भाग ले सकते हैं? तो आइए आज के ऑडियो सीरीज स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट में हम जानेंगे इन सारे सवालों का जवाब। आइए सबसे पहले बात करते हैं स्पोर्ट्स की। गेम्स दो प्रकार के होते हैं, इंडोर एज वेल एज आउटडोर। इंडोर गेम्स में प्लेइंग ब्रेल कार्ड्स, ब्रेल चेस बोर्ड्स, ब्रेल लूडो बोर्ड्स एक्सेट्रा जैसे गेम अवेलेबल है। आउटडोर गेम्स में ब्लाइंड क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, कबड्डी एक्सेट्रा जैसे गेम भी खेले जाते हैं। हाँ, इनके खेलने के तरीके थोड़े अलग होते हैं पर मनोरंजन भरपूर होता है। दोस्तों, कुछ ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि इंडिया ब्लाइंड स्पोर्ट एसोसिएशन, इंडिया ब्लाइंड पैरा जूडो एसोसिएशन, पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया, ये विजुअली इम्पेयर्ड्स को सपोर्ट एंड मोटिवेट करती है एंड नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल पर गेम्स ऑर्गेनाइज करती है। पैरा ओलंपिक गेम्स की कुछ कैटेगरीज जैसे कि शॉट पुट, डिस्कस, जैवलिन, कबड्डी, क्रिकेट, फुटबॉल एक्सेट्रा पर विजुअली इम्पेयर्ड पार्टिसिपेट कर सकते हैं और गोल्ड जीतने पर ये स्टेट गवर्नमेंट के क्लास 1 ऑफिसर रैंक की पोस्ट के लिए भी एलिजिबल होते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं एंटरटेनमेंट की। तो OTT प्लेटफॉर्म्स जैसे कि हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, सोनी लाइव, प्राइम वीडियो एक्सेट्रा काफ़ी हद तक एक्सेसिबल है एंड वेब सीरीज, मूवीज, टीवी सीरियल्स एक्सेट्रा आसानी से विजुअली इम्पेयर्ड इसमें देख सकते हैं। कुछ वेब सीरीज एंड मूवीज ऑडियो डिस्क्राइब्ड फॉर्म पर अवेलेबल है। ऑडियो डिस्क्रिप्शन, इसका मतलब ये होता है कि जो साइलेंट सीन्स होते हैं उसे नरेशन के द्वारा समझाया जाता है ताकि विजुअली इम्पेयर्ड भरपूर मजा ले सके। सुगमया पुस्तकालय और एक्सेल सिनेमाज के एप्स एंड वेबसाइट्स पर ऐसी कई सारी ऑडियो डिस्क्राइब मूवीज एंड वेब सीरीज आपको मिल जाएगी। दोस्तों, स्मार्ट टीवी भी आजकल टॉकिंग मोड पर अवेलेबल है। इनके टॉकबैक के इनबिल्ट फीचर को हम जैसे ही ऑन करते हैं हमारा टीवी बोलने लगता है और विजुअली इम्पेयर्ड
बहुत ही आसानी से अपना टीवी खुद ऑपरेट कर सकते हैं। कुछ मोबाइल ऐप्स जैसे कि हैंड क्रिकेट, चेस मूव्स एक्सेट्रा एंड्रॉयड पर अवेलेबल है एंड आईफोन यूजर्स के लिए ब्लाइंडफोल्ड ऐप है जिसमें कई सारे गेम्स अवेलेबल है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट की। हमारे आने वाले ऑडियो सीरीज में हम जानेंगे उन ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूट्स के नाम जो असिस्टिव डिवाइसेस एज वेल एज ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है विजुअली इम्पेयर्ड्स को। पर क्योंकि हमारा अगला ऑडियो 3 दिसंबर यानी कि वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे पर आने वाला है, तो उस दिन हम लेकर आएंगे एक स्पेशल ऑडियो। थैंक यू। उम्मीद करेंगे कि आपको ये सेगमेंट पसंद ज़रूर आया होगा और आप अपना फीडबैक इस सेक्शन और पूरे प्रोग्राम के मुताल्लिक हमें ज़रूर देंगे। और फीडबैक देने के जो तरीके हम पहले प्रोग्राम की शुरुआत में बता चुके हैं, तो आप किसी भी तरीके से अपना फीडबैक हमें भेज सकते हैं। प्रोग्राम के अब अंजाम का वक्त हो रहा है, लेकिन चलते चलते जॉब अलर्ट्स। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी BIS में विभिन्न पदों के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। इन पदों में 3 पद दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए आरक्षित हैं। ग्रुप A, B व C इन तीनों कैटेगरीज के पदों के लिए क्वालिफिकेशन डिटेल www.bis.gov.in वेबसाइट पर देखी जा सकती है। अप्लाई करने की आखिरी तारीख 2 मई 2022 है। अप्लाई करने के लिए ibpsonline.ibps.in की वेबसाइट पर जाकर इन पोस्ट के लिए अप्लाई किया जा सकता है। याद रहे, अप्लाई करने की आखिरी तारीख 9 मई 2022। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी SSC में मल्टी टास्किंग स्टाफ और हवलदार के लिए पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। इन पदों के लिए दृष्टिबाधित व्यक्ति भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2022 है। अधिक जानकारी के लिए या पदों के लिए आवेदन करने के लिए लॉगिन करें www.ssc.nic.in। जॉब अलर्ट्स के बाद अब आइए आखिर में प्रोग्राम के जानते हैं न्यूज हेडलाइंस एक बार फिर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दृष्टिबाधित व्यक्तियों की पहुंच के लिए डिजिटल बैंकिंग सेवाओं के संबंध में केंद्र को किया नोटिस जारी। अलग अलग परीक्षणों में मिले विकलांगता के विभिन्न प्रतिशत। हाईकोर्ट ने श्रवण बाधित छात्र को राहत देने से किया इनकार। विकलांगों के अनुकूल नहीं है चेन्नई के बस स्टॉप। दिमपुर में निःशक्त जन अधिकार अधिनियम 2016 पर जागरूकता अभियान का आयोजन। भुवनेश्वर में दिव्यांगों के लिए अलग राज्य आयुक्त के रूप में एक दिव्यांग की नियुक्ति की मांग जोरों पर। विकलांगों के लिए सुविधाओं पर हाईकोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मांगा है जवाब। क्या विकलांग छात्र चिकित्सा विषयों का अनुसरण कर सकते हैं? दिल्ली हाईकोर्ट ने दिए हैं केंद्र को इस पर परीक्षण करने के आदेश। रेडियो उड़ान के चौथे समावेशी विवाह सम्मेलन की घोषणा। रेडियो उड़ान की ओर से निःशुल्क ऑनलाइन प्रशिक्षण, स्क्रीन रीडर्स के साथ वेब अभिगम्यता परीक्षण। इसी के साथ मुझे यानी पुनीत को आज का प्रोग्राम खत्म करने की दीजिए इजाजत। बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, जय हिंद, जय भारत।